एक ऐसा लड़का जो टूटे हुए घर से निकल देश का राष्ट्रपति बना। उसका नाम दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाही में गिना जाने लगा, जिसने एक मीटिंग में अपने मिनिस्टर को गोली मार के हत्या कर दी और उफ तक ना किया। अपने ही देशवासियों पे केमिकल अटैक करवाया। सीआईए का दोस्त समझा अपने को और उसी सीआईए यानी अमेरिका ने फाइनली उसे फांसी पे लटका दिया। जी, ये है कहानी इराक के प्रेसिडेंट की। दिस इज द स्टोरी ऑफ सद्दाम हुसैन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस दौर की जब 42 कंट्रीज को एक हो मिलना पड़ा एक लीडर को हटाने के लिए। जानते हैं कैसे सद्दाम हुसैन बना एक बच्चे से एक खतरनाक डिक्टेटर। चैप्टर 1, बॉर्न इन डस्ट रेज्ड इन फायर। 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक धूल भरे गांव अल अफजा में सद्दाम नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। उसका एक बड़े भाई और पिता बस अभी हाल ही में चल बसे थे, जिस कारण जब वो 3 साल का हुआ उसकी माँ ने उसे उसके मामा के घर भेज दिया। उनका भाई जो एक स्ट्रिक्ट आर्मी अफसर था। सद्दाम अपने मामा के पास बगदाद में किया और उसकी माँ ने एक दूसरी शादी कर ली। जब वो कभी अपनी माँ के पास आता तो उसके सौतेले बाप उसे बहुत मारता, भूखा रखता और चोरी करने भेजता, जिस कारण 10 साल की उम्र में वो वापस अपने मामा के पास चला गया, कभी वापस ना आने के लिए। वहाँ पे उसके मामा ने उसका एक रोल अदा किया, गार्डियन का, मेंटर का, और रोल मॉडल बना पिता समान। वो एक स्ट्रॉन्ग अरब नेशनल थे जो ब्रिटिश को हेट करते थे। अपने मामा के इस सोच ने सद्दाम के दिल पे घर कर लिया था। वो मानने लगा था कि इराक को ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, कि वेस्टर्न कंट्रीज ने उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म कर रखी है। अरबिक दुनिया अरब के हाथ में नहीं रही। स्कूलिंग खत्म करके 1954 में सद्दाम ने बगदाद के कॉलेज ऑफ लॉ ज्वाइन किया, लेकिन लेक्चर्स की बजाय उसकी दिलचस्पी रेवोल्यूशन में थी, जिस कारण उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया वो ज्वाइन करने के लिए जो किताबों में कभी नहीं सिखाया जा सकता था। वो थी बाथ पार्टी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके नाम का मतलब था रिवाइवल, पुनः जन। ये पार्टी अरब्स के लिए थी, एक नई दुनिया का जज्बा लेके कि सभी अरब देश एक हो जाएं। ये एक ही तरीके से हो सकता कि सारे यूनाइट हों अंडर वन लैंड, वन आर्मी, वन फ्लैग। इस पार्टी के 2 पिलर थे। पहला सोशलिज्म, जिसमें गरीब और अमीर के बीच पे फासला कम हो, सबको बेसिक राइट्स मिले, और दूसरा अरब नेशनलिज्म, जिसमें हर अरब मुल्क यूनाइट हो, अपने पे गर्व करे। सद्दाम को इस पार्टी के व्यूज अपने मामा की टीचिंग जैसे ही लगे। वही गुस्सा, वही जुनून, वही मकसद। तब सद्दाम एक स्टूडेंट नहीं रहा था, वो अब बन चुका था इनकलाब का फौजी। 1955 आते वो बाथ पार्टी के लिए गुंडे रिक्रूट कर रहा था, दंगे करवा रहा था, ब्रिटिश सपोर्टर्स के अगेंस्ट काम कर रहा था और आगे जाके एक असैसिनेशन का भी हिस्सा बना। लेकिन अभी 1958 में ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम, एक सीनियर इराकी आर्मी अफसर ने कू करके मुद्दतों पुरानी मोनार्की टेक ओवर की। ये वही मोनार्की या डायनेस्टी थी जिसका लीनिएज मक्का के साथ भी कहा जाता है, जिन्हें प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज माना जाता है। उसी हुकूमत का राजा किंग फैजल II का कू कर हत्या करवा दी गई। उनकी फैमिली मर्डर हुई, वो खुद भी मारे गए, और ऐसे कासिम रातों रात 37 ईयर ओल्ड राजघराने का शासन खत्म कर बैठे। कासिम ने अपने को इराक का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एक और दूसरा प्लान चलाना शुरू कर दिया। उसने अरब यूनिटी के बजाय सोवियत के साथ अलायंसेस बढ़ाई। ये दोस्ती वेस्ट को और अरब्स को पसंद नहीं आई। वेस्ट में खासकर सीआईए को ये बिल्कुल नहीं भा रही थी, जिस कारण सीआईए ने कासिम को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना चाहा। और इस मकसद के लिए कहते हैं उन्होंने देखा बाथ पार्टी का एक यंग और रूथलेस राइजिंग स्टार को, 22 साल के सद्दाम हुसैन की तरफ। चैप्टर 2, मिस्ड बुलेट एंड क्रिएशन ऑफ अ टायरेंट।
7 अक्टूबर 1959 की दोपहर बगदाद में 7 आदमी एक मिशन की पूरी तैयारी में खड़े हुए थे, जिनमें था 22 साल का सद्दाम हुसैन अपने कोट में एक बंदूक छुपाए हुए। पर टारगेट कौन था? प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम, वही कासिम जिसने राजा को ओवरथ्रो कर सोवियत के साथ दोस्ती की थी और यूनाइटेड अरब का सपना कुचला था। इन 7 आदमियों का प्लान सिंपल था। कासिम की गाड़ी आएगी, उस पर ओपन फायर करेंगे सीधा, कोई ज्ञानबाजी नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई बातें नहीं, बस सीधा गोलियां बरसानी है। वही हुआ। जैसे ही कासिम की गाड़ी निकली, सब ने अपनी बंदूकें उठा के गोलियां बरसा दी। कासिम को गोली लगी, घायल हुआ लेकिन बच गया, और सद्दाम, उसे भी पैर पे गोली लगी। वो लहूलुहान हुआ, लंगड़ाता वहां से फरार हो गया। उस रात इराक सोया नहीं। कासिम ने बाथ पार्टी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। अरेस्ट हुए, रेड हुई, इंटरोगेशंस हुए, लेकिन सद्दाम वो गायब। उसका कोई पता नहीं था। चाहे ये असैसिनेशन फेल हो गई थी, लेकिन इसने सद्दाम को एक महानायक बना दिया। अरब के अंडरग्राउंड दुनिया में सद्दाम का नाम आग की तरह फैल गया और इज्जत और सम्मान के साथ लिए जाने लगा। आफ्टर ऑल, उसने अरब्स का मकसद के लिए, उनके कॉज के और पर्पस के लिए एक गोली खाई थी। बाथ पार्टी की मदद से सद्दाम सीरिया गया और वहाँ से इजिप्ट, जहाँ उसने बाथ पार्टी को CIA के साथ उलझा हुआ पाया। बाथ पार्टी और CIA एक साथ काम करती दिखी, कासिम और उसकी मॉस्को से बढ़ती दोस्ती के अगेंस्ट। कायरो में सद्दाम को महफूज रख मेंटोर किया गया, फंड कराया गया, कायरो के लॉ स्कूल में भी दाखिला दिलवाया गया और शादी भी करवाई। लेकिन सद्दाम को ना तो लॉ में दिलचस्पी थी और ना ही शादी में। उसके दिल में सिर्फ एक चीज थी, इराक। 1963 में उसी इराक के बगदाद में CIA की मदद से बाथ पार्टी की नेशनलिस्ट सीक्रेट आर्मी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा कासिम को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सद्दाम कायरो से वापस आया। अहमद हसन अल बकर प्राइम मिनिस्टर बने और सद्दाम वो पार्टी की इंटेलिजेंस यूनिट का हेड। पर उसका काम क्या था? बाथ पार्टी के अपोजर्स को रास्ते से हटाना। अरेस्ट, टॉर्चर, सर्वेलेंस, सारे रास्ते अपनाए सद्दाम ने ये काम करने के लिए। पर मानो जैसे इराक को कोई श्राप लगा हुआ था कि वो कभी स्टेबल नहीं रहेगी। नवंबर में पार्टी के इंटरनल क्लैशेस हुए। प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम अरीफ, जो एक वक्त बाथ पार्टी के फेवर में थे, अगेंस्ट हुए। पार्टी बैन हुई और सद्दाम को जेल में डाला गया। अगले कुछ साल वो जेल में था, जहां उसकी प्लानिंग जारी रही, इंतजार में एक मौके के, जो मिला 1966 में। प्रेसिडेंट आरिफ एक सस्पिशियस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। उनके भाई ने उनकी जगह ली, लेकिन वो वीक और अनप्रिपेयर्ड निकले। ये सुनहरा मौका सद्दाम छोड़ना नहीं चाहता था। माना जाता है उसने प्रिजन के एक वैन ड्राइवर को रिश्वत दी, अपना फेक ट्रांसफर करवाया और फरार हो गया। और फिर से बाथ नेटवर्क बनाना शुरू किया। उसने अपने आर्मी में लॉयल लोग रखने चाहे, जिस कारण उसने ज़्यादातर सुन्नी ऑफिसर्स भर्ती किए, मोस्टली अपने तिरकित क्लैन से। एंड फाइनली कहते हैं उसने अपने अमेरिकन डिप्लोमेट फ्रेंड्स के साथ फिर से सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट्स बनाए। इन रिटर्न ही प्रॉमिस्ड स्टेबिलिटी। 2 साल बाद सद्दाम की ये तरकीब रंग लाई। एक और कू हुआ। बाथ पार्टी ने ताकत अपने हाथ में ली और एक बार फिर अहमद हसन अल बकर प्रेसिडेंट बने। और सद्दाम अब वो इराक के दूसरे नंबर का मोस्ट पावरफुल आदमी था, जिसने अपना एक अनोखा सिस्टम बनाया जहां लॉयल्टी रिवॉर्ड करी जाती थी और बिट्रेयल पनिशेबल बाय स्लो डेथ। वो अब सिर्फ 31 साल का था और इराक और उसका फ्यूचर उसके सामने पूरा खुला हुआ। चैप्टर 3, शैडो ऑफ द रियल प्रेसिडेंट। सद्दाम ने एक नई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस सर्विस का काम क्या था? मिलिट्री यूनिट्स पे नजर रखना, हर सीनियर अफसर को ट्रैक करना, देश की हर फुसफुसाहट सुनना। अगर कोई भी सद्दाम के खिलाफ बोलता, सद्दाम को सुनाई देता। अगर कोई जनरल बहुत ताकतवर बनता तो या तो वो डिमोट हो जाता, या इम्प्रिजन, या फिर गायब। कोई सेफ नहीं था, न जनता, न मिनिस्टर, न लीडर। सद्दाम ने की पोजीशंस में अपने ट्राइब, परिवार और लॉयलिस्ट रखे हुए थे, उसके रिलेटिव्स, कजन या चाइल्डहुड फ्रेंड्स।
नतीजा, वहाँ की गवर्नमेंट अब इराक की नहीं रही, सद्दाम की थी। फिर जून 1972 में उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जिसने वेस्टर्न ऑयल जायंट्स के पैरों के तले धरती हिला दी। मुद्दतों से इराक का तेल ब्रिटिशर्स, अमेरिकन और फ्रेंच कंपनीज ड्रिल कर रही थी अंडर द नेम ऑफ इराक पेट्रोलियम कंपनी। तेल इराक का और मुनाफा, सद्दाम ने ये रातों रात चेंज कर दिया। उसने ऑयल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, फॉरेन कंपनीज निकाल बाहर की, जिस कारण इराक का तेल अब इराक का था, लेकिन इराक का मुनाफा बढ़ने लगा, गरीबी हटी, देश डेवलप होने लगा और ऐसे वो कई इराकियों का हीरो बन गया। 1970s आते सद्दाम इंटेलिजेंस, मीडिया, मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। प्रेसिडेंट अल बकर सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट था, लोगों की लॉयल्टी उस तरफ नहीं थी, वो थी उस तरफ जो इराक का असल का रूलर था, सद्दाम। और आखिर जुलाई 1977 में वो हो ही गया। सद्दाम प्रेसिडेंशियल पैलेस अल बकर के पास गया और उसे हेल्थ रीजंस के कारण रिज़ाइन करने को कहा और ऐसे 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ऑफिशियली इराक का प्रेसिडेंट बना। इसके सिर्फ 2 दिन बाद सद्दाम प्रेसिडेंट सद्दाम ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जहां बाथ पार्टी के 400 लोग बुलवाए गए। लोग हॉल में खड़े थे और सद्दाम स्टेज पे शांत सिगार पीता हुआ। तब अब्दुल हुसैन मशदी, एक सीनियर ऑफिशियल को स्टेज पे बुलाया गया। उससे कन्फेस करवाया कि कैसे वो और उसके 67 साथी सद्दाम के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। फिर सद्दाम ने एक एक करके लिस्ट से नाम पुकारने शुरू किए। जैसे जैसे नाम बोले जाते, सिपाही उन लोगों को क्राउड से खींच के सामने लाते। कुछ को मार दिया गया, कुछ को जेल हुई और कुछ गायब। इस मीटिंग की कुछ फुटेज स्पेशली लिस्ट से नाम पढ़ने वाली स्टेट रन टीवी चैनल पे ब्रॉडकास्ट की गई। ये इराकियों के लिए एक मैसेज था, लोगों को बताने के लिए कि सद्दाम के साथ धोखे का क्या अंजाम होता है। अब सब कुछ सद्दाम के कंट्रोल में था, ऑयल, मिलिट्री, प्रेस, पार्टी। लेकिन फिर भी उसे एक चीज का डर था, जनसंख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स। इराक में 60% लोग शिया मुस्लिम थे और सद्दाम सुन्नी, अपनी एलीट सुन्नी गवर्नमेंट के साथ। वो जानता था कि सिर्फ एक चिंगारी, एक लीडर, एक मूवमेंट इस सब को मिट्टी में मिला सकती है। जिससे बचने के लिए उसने बनाया अपना अगला प्लान। चैप्टर 4, द शिया फियर एंड रोड टू वॉर। सद्दाम ने इराक के शियाज की पहचान दबानी शुरू की। उनके रिलीजियस फेस्टिवल बैन किए, उनके धार्मिक प्रोसेशंस क्रिमिनलाइज किए, उनके स्कॉलर्स हाउस अरेस्ट या सेंसर किए गए, गैदरिंग्स बंद हुई। सद्दाम ने ये नहीं कहा कि वो सुन्नी और शिया अलग हैं, उसने तो बस ये कहा कि अगर वो एक नहीं होंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस तो के आगे क्या है। उसने अपना पूरा जोर डाला, ताकत दिखाई, लेकिन जो साथ वाला मुल्क है ना, ईरान, जो वहां हो रहा था, उसने सद्दाम की रातों की नींद उड़ा रखी थी। ईरान, वहां के मोनार्क द शाह एक अमेरिकन पपेट था जो थ्रो आउट कर दिया गया था और खड़ा हुआ था मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक लीडर, अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। हम इसको आगे के लिए खुमैनी बोलेंगे। खुमैनी एक मौलवी जिसके पीछे मिलिट्री की ताकत नहीं, ईरान के लाखों लोग थे जो एकजुट थे। सद्दाम वहाँ एक डरी हुई नज़र से देख रहा था क्योंकि खुमैनी वो सब बोल रहा था जो सद्दाम इराक में दबाने की कोशिश कर रहा था। वो खुल के इराक के शिया को उठा रहा था, सुन्नी हुकूमत यानी सद्दाम की हुकूमत के अगेंस्ट खड़े होने के लिए आवाज़ उठा रहा था। सद्दाम जानता था कि बस कुछ ही समय की बात है, ये सैलाब सीमा पार करके ईरान से इराक आ ही जाएगा, क्योंकि ये आवाज़ फौजी दफ्तरों से नहीं, मस्जिदों से निकल के आ रही थी। उसे कुछ करना था और बहुत जल्दी। सितंबर 1980 में सद्दाम ने ईरान से एक शेड रिवर शत अल अरब के अग्रीमेंट को खारिज कर दिया और नदी में पूरी तरह से इराक का कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया। इसके 5 दिन बाद उसने ईरान पे फुल स्केल वॉर छेड़ दी।
उसे लगा कि यह वॉर बस कुछ ही हफ्तों तक चलेगी और ख़त्म हो जाएगी और सद्दाम अरब का हीरो निकल के आएगा। लेकिन ईरान लड़ता रहा और जो वॉर सद्दाम ने सिर्फ कुछ हफ्तों तक चलने की सोची थी वो 8 साल तक चली। जब ईरान पीछे नहीं हटा तो सद्दाम अपने पुराने दोस्त यूएस के पास गया। यूएस ईरान से तेहरान के एक पुराने हॉस्टेज सिचुएशन के कारण खफा था जो 1979 में हुआ था, जहां ईरानियन स्टूडेंट्स ने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 डेज के लिए हॉस्टेज बनाया था। उसका गुस्सा आज भी यूएस में था अगेंस्ट ईरान। हेंस उन्होंने सद्दाम को सपोर्ट किया, आर्म सप्लाई किए, सैटेलाइट इमेजेस शेयर की, बिलियंस का लोन दिया और सद्दाम के केमिकल वेपन्स के यूज़ को अनदेखा कर दिया। ये जियोपॉलिटिक्स भी ना एक अजीबोगरीब रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि यूएस सद्दाम को पसंद करता था, बस वो खमीनी से कुछ ज़्यादा नफरत करता था। लेकिन सद्दाम अब वो इंसान बन चुका था जिसकी इंसानियत खो चुकी थी। डालते हैं नजर उसकी कुछ हरकतों पे। वॉर के दौरान एक हाई लेवल कैबिनेट मीटिंग में इराक के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रियाद इब्राहिम ने सद्दाम को टेम्पररीली स्टेप डाउन करने को कहा कि चीजें काम डाउन हो जाएं। सद्दाम ने रियाद को उसके साथ कमरे से बाहर जाने को बोला। बाहर से एक गोली की आवाज आई और कुछ देर बाद सद्दाम वापस अंदर आया, अपनी ब्लड स्टेन्ड शर्ट लेके अकेला। मीटिंग कंटिन्यू रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 1982 में दुजैल नामक इराकी टाउन जहां शिया मेजॉरिटी थी, वहां सद्दाम की असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ। वो तो बच गया, लेकिन इस कारण सद्दाम ने 148 सस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग टीनेजर्स एग्जीक्यूट करवाए। सैकड़ों औरतों और बच्चों को इम्प्रिजन और टॉर्चर किया। सस्पेक्ट्स के घरों को बुलडोज कर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप ये किस्सा याद रखना, क्योंकि मानो ना मानो अपने सारे कारनामों में से आगे जाके इस कारण उसे फांसी लगाई जाएगी। 1988 में इराक के एक शहर हलाबजा में केमिकल बॉम्ब्स ड्रॉप कराए गए, क्योंकि वहाँ के खुर्शीद लोग ईरान को सपोर्ट करते माने जाते थे। तो सद्दाम ने अपने ही इराकियों पे केमिकल अटैक करवा दिए। हजारों मारे गए, बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगे। कई माओं की गोद में ही उनके नन्हे से बच्चों ने दम तोड़ दिया। लोगों के शरीर टूटी हुई गुड़िया की तरह सड़क में बिखरे हुए दिखे। दुनिया ने ये सब देखा, लेकिन किसी ने रोका नहीं, क्योंकि अभी भी वो सद्दाम उन्हीं का प्यादा था। 1988 तक इराक यानी सद्दाम ने लाखों जानें गंवाई। बिलियंस के लोन उन पे चढ़ गए थे। कोई नई जमीन नहीं हत्याई गई थी और वॉर सीज फायर से खत्म हुई। लेकिन उसने विजय या विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। सब जगह अपनी विक्ट्री का ऐलान कर दिया। टीवी और टेक्स्ट बुक से ये फ्यूचर के लिए रीब्रांड कर दिया। ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? अपने पड़ोसी देश की तरह। शायद पाकिस्तान ने यह तरकीब इराक से ही सीखी होगी। बहरहाल इराक कर्जे में डूब चुका था। सऊदी अरेबिया के $25 बिलियन और कुवैत के 14 बिलियन, जो अब वो वापस मांग रहे थे, पर सद्दाम ने मना कर दिया, ये कह के कि इस जंग से उसने इन्हें भी बचाया है ईरान के इन्वेजन से, जिस कारण इसे प्रोटेक्शन मनी समझना चाहिए। कुवैत सहमत नहीं था और यहाँ से शुरू हुई सद्दाम की अगली जंग। चैप्टर 5 फॉल ऑफ सद्दाम। 1990 तक सद्दाम कर्जे में डूबा हुआ था। वेस्टर्न यूरोपियन, सोवियत और अरब नेशंस को मिला के कर्ज था $130 बिलियन, जो इराक की जीडी से भी ज़्यादा था। वेस्टर्न कंट्रीज का तो ठीक, लेकिन उसने समझ नहीं आया कि ये अरब कंट्रीज, स्पेशली कुवैत, उससे पैसा क्यों ही मांग रही हैं। इस जंग ने उनकी भी हिफाजत की थी। उसकी प्राइड हर्ट हुई, उसे ये बिट्रेयल लगा, तो उसने वही किया जो बुलीज या टायरेंट्स करते हैं, छोटों को क्रश। तो ऐसे 2 अगस्त 1990 को उसने अपने टैंक कुवैत पे चढ़वा दिए। रात के अंधेरे में इन्वेड कर 48 आवर्स में सद्दाम ने पूरी कंट्री पे कब्जा कर लिया। जिस मुल्क को वो कर्जा लौटा नहीं सकता था, ऐसे उसने उसी मुल्क को कब्जे में ले लिया। उसने कुवैत को इराक की 19th प्रोविंस डिक्लेयर कर दी। अब कुवैत का तेल उसका था। इराक की कोस्टलाइन
बढ़ गई। उसने अपनी कोस्टलाइन या कोस्ट की सीमा चाहे बढ़ा ली हो, लेकिन इस बारी उसने सारी सीमाएं पार कर दी थी। कुवैत यूएस का अलाई था। यूएस अब सद्दाम के अगेंस्ट खड़ा था, जिस कारण 17 जनवरी 1991 को 42 कंट्रीज की कोएलिशन से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च हुआ। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस थी, और बनी क्यों थी? एक आदमी को एक छोटी सी कंट्री से हटाने के लिए। बगदाद का आकाश मिसाइल से भर गया। इराकी एयर डिफेंसेस क्रम्बल हुए। सद्दाम की आर्मी मुकाबला नहीं कर पाई और 4 दिन में कुवैत को फिर से आज़ाद करवाया गया, और सद्दाम उसे मारा नहीं, ना ही कैद किया, छोड़ दिया। यह अमेरिका की गलती थी। सद्दाम ने इस जंग को बैज ऑफ ऑनर बना दिया, फिर से इस वॉर को विक्ट्री में दर्शा दिया। उसने अपने खून से कुरान भी लिखवाई, डिवाइन प्रोटेक्शन पाने के लिए। पर हकीकत कुछ और थी। इराक टूट चुका था, इकोनॉमी गिर गई थी, लोग भूखे रह रहे थे और दुनिया इराक को पीठ दिखा चुकी थी। इंटरनेशनल सैंक्शंस के तहत अब इराक तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था और मेडिसिन इंपोर्ट करने में भी दिक्कतें हुई। बच्चे मरने लगे। एज पर यूनिसेफ 1996 तक 5 लाख इराकी बच्चे भूख और दवाई की कमी से मर गए। दुनिया के लिए सद्दाम अब एक रिबेल लीडर नहीं, एक विलन था। अ मैड मैन जी, तो उसने वही किया जो एक मैडमैन से उम्मीद रख सकते हैं। कुवैत में एक कार बॉम्ब की मदद से यूएस प्रेसिडेंट बुश की असैसिनेशन की कोशिश। प्लान तो फेल हो गया, लेकिन यूएस को एक बात का यकीन भी कि सद्दाम किसी के भी काबू में नहीं आएगा। तो आने वाले सालों में यूएन ने इराक में वेपन इंस्पेक्टर्स भेजने शुरू किए, देखने के लिए कि कहीं वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं बना रहा, जो एक बारी केमिकल वेपन्स दुश्मन और अपने देशवासियों पे इस्तेमाल कर सकता है, वो कुछ भी नया बना सकता है। सद्दाम ने रेजिस्ट किया, एक्सेस रोकी, कॉपरेट नहीं किया, लेकिन ये दौर 9/11 के बाद का था। रेजिस्टेंस गिल्ट का सबूत माना जाता था। प्रेसिडेंट बुश ने सद्दाम को 48 आवर्स दिए इराक छोड़ने के लिए, वो नहीं गया। तो 20 मार्च 2003 को यूएस ने इराक को इन्वेड कर दिया। कुछ ही हफ्तों में बगदाद हाथों से निकल गया। सद्दाम का स्टैचू अमेरिकन टाइम्स ने गिरा तोड़ा, पैलेसेस में लूटमार हुई, गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई और सद्दाम वो गायब। कहाँ था वो? कोई नहीं जानता। जो एक जमाने में इराक को रूल करता था, अब फ्यूजिटिव बन गुफाओं में जीता था, छुपा हुआ। उसकी खोज रुकी नहीं। अमेरिकन्स ने सबसे पूछताछ की, जनरल्स, मिनिस्टर, सद्दाम के रसोई, ड्राइवर्स, कजन्स, दोस्त, सब। जहाँ भी कोई सुराग मिलता वो वहाँ पूछने पहुँचते। और फाइनली 2003 की 1 दिसंबर की रात को वो उन्हें मिला, तिक्रित के एक छोटे फार्म हाउस के नैरो अंडरग्राउंड पिट स्पाइडर होल में, जहाँ पूरा खड़े होने की भी जगह नहीं थी, हवा का पूरा रास्ता नहीं था। वो वहाँ पाया गया, कांपता, खांसता, बड़ी आंखें और बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी। सद्दाम सोल्जर्स को देख के बोला कि वो सद्दाम हुसैन है, प्रेसिडेंट ऑफ इराक, और वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। पर इस सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। 2006 में यूएस बैक ट्रायल के बाद सद्दाम को सजाए मौत सुना दी गई। नहीं, कुवैत के इन्वेजन के लिए नहीं, ना ही केमिकल वेपन्स के यूज़ करने के लिए। ये सजा दी गई थी 1982 के दुजैल अपने इराक के शिया मेजॉरिटी के लोगों पे नरसंहार करने के लिए। 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी की सज़ा अपने होम टाउन अल-वजा में दी गई। इराकी गवर्नमेंट ने एक वीडियो रिलीज़ की जहां सद्दाम के गले में फंदा डलता देखा। उसने अपने चेहरे पे काला कपड़ा लेने से मना कर दिया और एक्चुअल फांसी से पहले ये वीडियो कट हो गई। लेकिन एक अनऑफिशियल मोबाइल वीडियो ग्रेन्ड जो सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई थी, बाद में सामने आई, जहां सद्दाम प्रेयर्स बोलते दिखा और अंत तक पूरी फांसी लगते लटकते पूरी फुटेज लीक हुई। सद्दाम एक बच्चा जो भूखा, पिटता, अनसेफ एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ देश का प्रेसिडेंट बना। देखा जाए तो फेरी टेल लाइफ हो सकती थी उसकी। इतनी पावर, इतनी ऊंचाई, पावर, बस यही वो चीज़ है जो इंसान का नाश कर देती है। पैसा भी नहीं,
पावर। लेकिन पावर का मतलब ये नहीं कि आप सही हैं, पावर का मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट है। पावर किसी भी लेवल की हो इंसान को करप्ट बना देती है, और सद्दाम को उसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी। सद्दाम तो चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया कि इतनी मात्रा में पावर हाथ लगते ही इंसान का दिल कहाँ चला जाता है। आप बताएं, जो पावर संसार को प्रोटेक्ट कर सकती है वो उसी का सर्वनाश करने में क्यों लगाई जाती है? बताएं। चलिए, इसी सवाल के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।